देखिए, खबर ईरान से निकल के आ रही है। वहाँ पे जो हिजाब का मामला है फिर से तूल पकड़ रहा है। जो लिंगीय विभेद है, जिसमें कि ईरान में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को आधे से भी कम अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। उसी के चलते यहाँ पर एक हिजाब तो बहुत पुराना, आप देखते हैं कि इस्लामिक क्रांति हुई थी जब 1979 में जब इस्लामी क्रांति हुई थी, उसके पश्चात हिजाब जैसे कानून को आवश्यक बनाया गया ईरान में। ठीक है। अभी क्यों ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है? तो आप देखिए कि 22 वर्षीय एक लड़की है जिसका कि नाम महासा अमीनी है। ठीक है ना। इसकी मृत्यु के पश्चात यूरोप में सॉरी ईरान में क्यों लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है? तो आप देखें कि ये जो लड़की है आप देखिए कि ये ईरान ईरान की रहने वाली, ये आपका ईरान है। ठीक है ना। ये लड़की इस क्षेत्र से निकल के, ये जो आपका कुर्द क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ से निकल के ईरान की राजधानी तेहरान को जा रही थी। ठीक। अब तेहरान को जा रही थी तो इस लड़की पे आरोप ये लगा है कि जो ईरान में हिजाब नामक कानून है, हिजाब के तहत लड़कियों को प्रॉपर तरीके से, जो उनके बाल हैं वो ढके होने चाहिए, उनको जो आप बोलते हो जिसको बोरखा होता है, जो चेहरा होता है उनका वो पूरी तरीके से ढका होना चाहिए। नेल पॉलिश जो होती है वो नहीं लगी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के महिलाओं पे लिमिटेशन लगाता है। तो इस पे आरोप ये है कि इसने हिजाब जैसे कानून का सही ढंग से पालन नहीं किया। इसलिए ईरान की जो नैतिक पुलिस है, ये जो मोरल पुलिस है, मोरल पुलिस का कार्य क्या है? तो इसका कार्य ये है कि ईरान में हिजाब जैसे कानून को लागू कराना, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए ये मोरल पुलिस कार्य करती है। तो जब इस लड़की पे आरोप लगाया गया तो मोरल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके बताया जाता है कि इसको बैन में पिटाई की गई। पिटाई के पश्चात जो इसका ब्रेन था वो डेड हो गया। इसके मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया। उसके कुछ समय पश्चात ही इस महिला की मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब ये महिला की मृत्यु क्यों हुई? तो इसकी मृत्यु हुई है ईरान में जो आप बोल सकते हो पुलिस कार्रवाई की गई इसके ऊपर, जो पुलिस के द्वारा बैन में जो पिटाई की गई उसके चलते इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो वहाँ की मोरल पुलिस है, उसने इस बात को मानने से इनकार किया कि ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये आरोप लगाया है कि जो लड़की है ये पहले से ही बीमार थी। पुलिस के द्वारा इसके ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि इसकी मृत्यु हो। परंतु आप देखो कि जब इतना सारा ये सब हुआ, उसके पश्चात ईरान में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया। आप देखो विभिन्न प्रकार की, देखो मोटरसाइकिल जला दी गई, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह इस कानून का विरोध किया जा रहा है। अब इसका लगातार विरोध हो रहा था तो ऐसे में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम, क्या नाम है इनका? इब्राहिम रईसी। इनका नाम है इब्राहिम, इनका नाम है इब्राहिम रईसी। ठीक है ना। इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। ठीक है। तो ये जो इब्राहिम रईसी हैं, ये कुछ बोर्ड हमसे गड़बड़ कर रहा है, ये इसको समझ लो, इब्राहिम रईसी हैं। ठीक है ना। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया कि ये जो जो विरोध शुरू हुआ, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उसको लेके इन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जो विरोध हो रहा है, विरोध के चलते इन्होंने जो आदेश दिए, उन आदेशों के चलते जो मोरल पुलिस का, जो नैतिक पुलिस है ईरान की, उसका जो हेड था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये कार्रवाई की गई वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा आप देखोगे कि ये हैं खमनोई। ये महाशय कौन है? तो ये हैं खमनेई। ये ईरान के सर्वे सर्वा, समझो, ये ईरान के ये तो राष्ट्रपति महोदय हैं, रईसी हैं। ठीक है ना। ये हैं रईसी, ईरान के जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये हैं खमनेई। ये सर्वे सर्वा हैं, समझ लो, ये माई बाप हैं ईरान के। है क्या कि ये वहाँ धार्मिक प्रमुख हैं।
आपको पता है ईरान में चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जब पता है संसद के सामने जब शपथ लेने जाता है, उससे पहले वो इनके पास जाता है, ठीक है, बाद में शपथ लेता है। तो जो सर्वे सर्वा है वो ये व्यक्ति है, इसके विरुद्ध ही प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके विरोध में ईरान में बड़े स्तर पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी विरोध किस क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है? पहली बात तो ये है कि देखो, ये जो कानून है हिजाब का, इसमें आपको दोहरापन देखने को मिलता है। वो दोहरापन कैसा? कि ईरान में देखोगे तो जो ये तेहरान का क्षेत्र है, जो राजधानी है, इसके आसपास के लोग हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है ना, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा है, उनके लिए इस कानून में कहीं न कहीं कुछ छूट मिल जाती है। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको इस कानून के तहत छूट नहीं मिल पाती है। तो इन महाशय के विरुद्ध जो विद्रोह शुरू हो रहा है, या विद्रोह जो लगातार हो रहा है, वो विद्रोह खासकर इस क्षेत्र में हो रहा है। ये कौन सा क्षेत्र है? हमने बताया अभी, ये क्षेत्र है आपका कुर्द का। कौन सा क्षेत्र है ये? कुर्द का। ये क्षेत्र है आपका कुर्द, ठीक है, ये कुर्द, ये है कुर्द आपका, ये वाला पार्ट जो है कुर्द है। अब ये कुर्द जो पार्ट है, ये आप देखोगे ईरान में भी पड़ता है, ईरान के साथ साथ में सीरिया में भी आपको इसका पार्ट देखने को मिल जाएगा। ईरान, इराक, इराक वाले पार्ट में भी है, सीरिया वाले पार्ट में भी पड़ रहा है। इसके अलावा आप इसको देखोगे तुर्क में भी ये वाला पार्ट पड़ रहा है। तो ये कौन है कुर्द लोग, इसको जरा देखते हैं। तो देखो, ये आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, ईरान में भी पड़ रहा है, इराक में पड़ रहा है, सीरिया में पड़ रहा है। इसके अलावा ईरान में इसका पार्ट आ गया, ठीक है, अर्मीनिया में भी आ गया, तुर्की में भी आ जाता है। तो ये लगभग 5 से 6 देशों में बटा हुआ प्रांत है। अब ये जो कुर्द लोग हैं, इन्होंने इन्होंने बहुत लंबे समय से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अलग अपना एक स्वतंत्र देश बनाने की बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत लंबे समय से ये लोग अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। तो कुर्द कहाँ से आए या ये कौन थे? तो देखो, कुर्द जो थे वो मेसोपोटामिया के मैदान और पर्वतीय इलाकों के मूल निवासी हैं। ये जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र था, उन्हीं के मैदानी या पर्वतीय इलाकों के मूल निवासी हैं। अभी ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी तुर्क, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पूर्वी ईरान, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम अर्मेनिया में रहते हैं। आज की तारीख में ये मध्य पूर्व में काफ़ी खास समुदाय है। भले ही इनकी कोई प्रांतीय बोली नहीं है, लेकिन ये नस्ल, संस्कृति और भाषा के आधार पर एक हो रहे हैं, ठीक है। इनकी कोई, भले ही इनका कोई प्रांत नहीं है, इनका कोई अलग देश नहीं है, इनका कोई संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये नस्ल एवं संस्कृति के आधार पे कहीं न कहीं एक हो रहे हैं। कुर्दों में अलग 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 धर्म के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि सुन्नी मुसलमान हैं। तो ये जो कुर्द लोग हैं, इन्होंने, आपको पता होना चाहिए, एक बार जनमत संग्रह किया था कुर्दिस्तान नामक देश बनाने के लिए। देश का नाम इनके क्या था? कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान नामक अलग देश बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जनमत संग्रह किया गया। और जनमत संग्रह में इनको लगा कि ये जो जनमत संग्रह है कुर्दिस्तान के पक्ष में ही जाएगा। हालांकि सीरिया ने इसका जमकर विरोध किया था। सीरिया ने इसका बहुत ही बड़े स्तर पर विरोध किया। हालांकि विरोध इसका ईरान ने भी कर रहा था, अमेरिका ने भी इसको सहमति नहीं दी, यूनाइटेड संघ के द्वारा भी इसको सहमति नहीं दी गई। ये जो जनमत संग्रह था, हालांकि कुर्दिस्तान के पक्ष में रहा, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने या ये जो पड़ोसी देश थे, इनके द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप ये अलग अपना देश नहीं बना सके। इसके अलावा अभी ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप देखोगे जो तुर्की का पार्ट है, वहाँ पर अपनी, आप समझ सकते हो, अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान और इराक है, वहाँ पर ये लोग अपने लिए एक खास व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुर्दों का लगातार संघर्ष चल रहा है। ऑलरेडी अभी जो लड़की थी जिसकी मृत्यु हुई है अमीनी की, वो इसी क्षेत्र से निकल के आ रही है। तो इस वाले पार्ट में, ईरान में जो ये वाला पार्ट पड़ता है, इस क्षेत्र में जो खमनेई महाशय हैं, ठीक है, जो वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख हैं, इनके विरोध में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार विरोध शुरू है, ठीक है। आगे देखिए क्या है आगे।
तो देखिए क्या है कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। ईरान में ऑलरेडी हिजाब को लेके जो मामला था वो तो चल रहा था। अभी हिंदुस्तान में भी आप देखोगे हिजाब को लेके, कल की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ निकल के आ रही है कि हिंदुस्तान में भी हिजाब को लेके मामला तूल पकड़ रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो कर्नाटक सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पीएफआई ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वो हिजाब पहन के स्कूल जाएं। मतलब जो छात्र हैं वहाँ के, उनसे ये अपील की गई कि वो लोग जो है हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजों में जाएं। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जस्टिस हेमंत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि टेल 2022 मतलब अब 2022 तक छात्रों के द्वारा हिजाब के संदर्भ में किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जा रही थी। ठीक है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल के आई। इसके अलावा आप देखो ये जो पीएफआई है, ठीक है, इसके द्वारा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये पूरा मामला फैलाया गया है, ये जो तुषार मेहता है उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला हिंदुस्तान में एक बार फिर से नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जब हिजाब पहन के छात्र जाते हैं तो दूसरा समुदाय जो है वो भगवा कलर की शाल ओढ़ने की मांग करता है। ऐसे में स्कूल कॉलेजों को भी आप इस तरीके से बाँट रहे हैं कि उनमें भी जो नफ़रत की, आप बोल सकते हो कि जंजीरें हैं, वो वहाँ भी बननी स्टार्ट हो जाएँ। जो नफ़रत है, वो वहाँ भी फैलनी स्टार्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने इस पीएफआई पर आरोप लगाया है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ़ देश में नफ़रत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये क्या है पीएफआई? तो आप समझो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है? जो कि एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। ठीक है। ये जो है, ये आप समझ सकते हो कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट को रिप्लेस करके आया है तथा 2006 में उसी में मर्ज कर दिया गया। तो 2006 में एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है जो इस्लामी समुदाय के विकास के लिए या इस्लामी समुदाय के संरक्षण के लिए कार्य करता है। लेकिन अभी जो ये कर रहा है ये कहीं न कहीं गलत है। ये तुषार मेहता ने भी इन पे आरोप लगाया है क्योंकि दूसरा समुदाय भी फिर वैसी माँग कर रहा है। आप लोग देखिए कि ठीक है, सब कुछ करिए लेकिन कम से कम शिक्षण संस्थानों को तो बख्श दीजिए। ये तुषार मेहता महोदय का मानना है। आगे देखते हैं क्या है। तो ये हिंदुस्तान की खबर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यूनाइटेड संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं। ये कल ही आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बिजनेस मॉडल पे आधारित है। बिजनेस मॉडल पे आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो क्रोध, अशांति, इसके अलावा नकारात्मकता का मुद्रीकरण करता है, जो समाज एवं समुदाय में, जो आप बोल सकते हो कि समाज एवं समुदाय में विभिन्न प्रकार की नफ़रत फैलाने का कार्य कर रहा है। तो ये बात यूनाइटेड नेशंस की तरफ से निकल के आ रही है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं जो कि कहीं न कहीं सही है, आप समझ सकते हो। अभी आपने देखा कि जो हिंदुस्तान में हुआ है हिजाब को लेके, जो ये वाला मामला था, तो वो भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया। तो देखिए, अभी क्या है कि जो ईरान में अधिकार समूह हैं, ठीक है ना? सॉरी, जो ईरान में विरोध प्रदर्शन हुआ है, विरोध प्रदर्शन पर जो पुलिस के द्वारा वहाँ पर घातक कार्रवाई की गई है, उसका राइट्स ग्रुप ने, जो अधिकार समूह हैं, उनके द्वारा भी कड़ी निंदा की गई है। आप देखो कि जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस ने जो ह्यूमन राइट्स के कार्यकारी उच्चायुक्त हैं नाडा अल नासिफ, उन्होंने अमीनी की मृत्यु पर, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वायलेंस किया गया है उसकी कड़ी निंदा की है। तो ये जो राइट्स ग्रुप हैं इनके द्वारा भी ईरान में ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इसकी कड़ी निंदा की गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये जो मामला हुआ है ईरान में, ये सारा हिजाब को लेके हो रहा है। अब हिजाब के तहत सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऐसा बोल सकते हो कि समाज में जो ईरानी समाज है, वहाँ पर जो स्त्री और पुरुष
के बीच जो लिंगी विभेद है उसको कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जिस समय नया राष्ट्रपति रईसी का चुनाव होके आया, तो उस समय हिजाब जैसे कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया है। तो अभी पूरा मामला ये है कि अब ईरान में लगातार जो धार्मिक प्रमुख हैं, इसके अलावा जो नैतिक पुलिस है, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है। हिंदुस्तान में भी इसकी कुछ न कुछ, खरबूजे को देख कर खरबूजे ने रंग बदला है, कुछ न कुछ हिजाब को लेके घटनाएं घटित होने लग गई हैं। आगे क्या होता है, जैसे जैसे जो कुछ भी आगे होता रहेगा, आगे की कार्रवाई को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए टॉपर स्लिम के साथ। थैंक यू।